विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 11वां प्रकरण एक यात्रा यह भी पढ़ेंगे। एक यात्रा यह भी गद्य के लेखक है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। उनके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। उनकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। उनके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनको हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी है। इस कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए एक कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। अंडरलाइन करजो विद्यार्थी मित्रों। लेखक खाली जगह है तो लेखक यात्रा भीरू है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो अंट संट किराया मांगना यानी मन माना करना अथवा तो जो मर्जी में आए ऐसा निरंकुश। यात्रा भीरू शब्द के लिए शब्द समूह यात्रा करने से डरने वाला, यात्रा भीरू। लेखक यात्रा भीरू है। यात्रा करने से पहले से ही उसे डर बना रहता है कि न जाने यात्रा के दौरान कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना मुहावरे का अर्थ पाला पड़ना यानी सामना करना। पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना। कैसे कैसे लोगों से संबंध जुड़ेगा। यात्रा के दौरान कई लोग मिलते हैं, उसके साथ परिचय होने पर हम उसके साथ संबंध बनाए रखते हैं। संबंध जुड़ना यानी उनके साथ हम संबंध जो बनाते हैं वह। सबसे बड़ी असहजता का अनुभव यह होता है कि ऑटो वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, वह मनचाहा किराया मांगते हैं। यह सब सोचकर लेखक डरते हैं। विद्यार्थी मित्रों, તમને एक प्रश्न पूछाय છે, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वह सोचते हैं कि यात्रा में रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा। सबसे बड़ी परेशानी उन्हें ऑटो वाले के मन मानी से होती थी।
नए शहर में ऑटो वाला मनमाया मना किराया मांगता है। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति यानी आश्वासन था कि साथ में कोई घर की व्यक्ति है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही, कोई ऑटो करेंगे ही, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। यहाँ पर एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, वैकल्पिक प्रश्न, कि लेखक ने ऑटो वाले को स्वीकृति दे दी, क्यों? क्योंकि उसकी जिद और आवाज़ में ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि लेखक ने स्वीकृति दे दी। लेखक और उसकी पत्नी को डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। अंडरलाइन कर जो 1 मार्क्स के प्रश्न के लिए कि लेखक और उसकी पत्नी कहाँ जा रहे थे। तो लेखक और उसकी पत्नी ग्वालियर जा रहे थे। आज प्रश्न बीजी रीते, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा। तो डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा। लेखक यात्रा भीरू थी, लेकिन इस बार उसकी पत्नी साथ थी, इसलिए उसे आश्वस्ति बनी हुई थी। वे ग्वालियर स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। एक नवयुवक ऑटो वाला उसके पीछे पीछे आ रहा था। वे कुछ बिना बोले ही आगे बढ़ते रहे, लेकिन तभी ऑटो वाले की आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे ही, कोई और ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी आवाज़ में जिद और आकर्षण था। उस आकर्षण से आकर्षित होकर लेखक ने उस ऑटो में बैठना पसंद किया। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपका जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आऊँ? भाई आज थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे
तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि यह कहते कहते वह कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने परवरिश की। परवरिश करना मुहावरे का अर्थ है पालन पोषण करना। भाई वकील हैं, मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। चुप्पी सी छा जाना यानी चुप हो जाना अथवा तो खामोशी छा जाना, खामोश हो जाना, शांति छा जाना। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित शब्द के लिए शब्द समूह चाही नहीं हो ऐसी, चाही नहीं हो अथवा तो इच्छी नहीं हो ऐसी घटना। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी धिध्याती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। बदहवास यानी व्याकुल, धिध्याना यानी करुण स्वर में प्रार्थना करना। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे हैं। अधेड़ यानी अधिक उम्र का व्यक्ति। मैं कुएं में घिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसड़ अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। खुसड़ यानी अप्रिय, अधेड़ यानी अधिक उम्र का व्यक्ति। तो लेखक और उसकी पत्नी ने उस नवयुवक ऑटो वाले की ऑटो में बैठना पसंद किया, क्योंकि उसकी आवाज़ में आकर्षण था। लेखक और उसकी पत्नी को ऑटो वाले ने बताई हुई क्लिनिक तक पहुंचा दिया, लेकिन डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। ऑटो वाले ने डॉक्टर की नई क्लिनिक पर पहुंचा दिया। लेखक ने जब उसे पूछा कि किराया क्या हुआ, तभी उसने कहा कि आपको जो इच्छा हो दे दीजिए, क्योंकि लेखक और उसकी पत्नी को ऑटो वाला बाबूजी और अम्मा कहकर पुकारता था। उसे लेखक और उसकी पत्नी में उसके माता पिता का प्यार दिखाई दिया। जब लेखक और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास गए, तब ऑटो वालों ने नवयुवक को बताया कि भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। फिर भी ऑटो वाला लेखक और उसकी पत्नी का इंतजार करता हुआ वहाँ खड़ा रहा। तब लेखक को
महसूस हुआ कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह उसके दिल में घर करता गया। जब उसने पूछा कि जब उसने लेखक और उसकी पत्नी को होटल पर छोड़ दिया और पूछा कि फिर कब आऊँ, तो लेखक ने बताया कि आज तो हम थके हुए हैं, कल घूमने जाएंगे। उसने अपना मोबाइल नंबर दिया और फ़ोन करने के लिए कहा। लेखक और उसकी पत्नी ने उनका नाम पूछा तो यह नवयुवक का नाम मोहन था। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हुआ। यह नवयुवक बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया और लेखक और उसकी पत्नी को बाबूजी और अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमा घुमा कर जब होटल पर आए तो चाय पीने के लिए उस ओटे वाले को भी कमरे में बुला लिया। वह संकोच कर रहा था, उनके कमरे में जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन लेखक और उसकी पत्नी के आग्रह के कारण वह उनके कमरे में गया। चाय पान के साथ उनकी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। लेखक की पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? तब उसने बताया कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। यहाँ क्यों आना पड़ा, यह बताते हुए उसने आगे कहा। यह कहते कहते उसका गला भर आया। वह भर आया यानी उसे पुरानी बातें याद आ गई। वह रोने जैसा हो गया, चुप रह गया। लेकिन फिर से उसने आगे अपनी कहानी कहते हुए बताया कि मैं मूलतः आगरा का हूँ। आगरा में मेरा अपना घर है। माता पिता बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने उसका पालन पोषण किया। भाई वकील है और वे खुद भी बीए पास है। कोई नौकरी की खोज में ग्वालियर आ गया है। एक चुप्पी सी छा गई। फिर से यह युवक मौन हो गया। लेखक और उसकी पत्नी को लगा कि उसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, जिसके कारण वह कहानी कहते हुए बात करते करते रुक जाता है, रोने जैसे हो जाता है। उसने उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर से कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। वह व्याकुल थी, घबराई हुई थी। उसने करुण स्वर में मुझे कहा कि मोहन मुझे बचा लो। मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि मेरे माता पिता मुझे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसड़ अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। असमंजस में पड़ जाना यानी उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना। थानेदार साहब बोले। थानेदार ने उससे पूछा, थानेदार साहब बोले, इसकी एक एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए।
एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी? लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इसे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखकर रख लेता हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कथा सुन रहा हूँ। ऑटो वाले नवयुवक ने अपनी कहानी सुनाते हुए लेखक और उसकी पत्नी से कहा कि मैं आगरा का हूँ, लेकिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक परिचित लड़की मिल गई। उसने मुझे अत्यंत करुण स्वर में कहा कि मोहन, मुझे बचा लीजिए। मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरे माता पिता मुझे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, लेकिन उस खुसट के साथ नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा कि क्या कर सकता हूँ उसे बचाने के लिए। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। मैं उसे लेकर स्टेशन गया और थानेदार से हकीकत बयान करना यानी सभी हकीकत बताई। वे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि इसकी एफआईआर लिखकर इसके माता पिता को हवालात में बंद कर लेता हूँ। लेकिन फिलहाल यानी अभी अथवा तो इस समय इस लड़की की चिंता है कि इसके लिए क्या किया जाए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। यह लाइन भी अंडरलाइन कीजिए। ऑटो वाला थानेदार के प्रस्ताव से चकरा गया, क्योंकि
क्योंकि विधान पूर्ण कीजिए। तो थानेदार का प्रस्ताव आकस्मिक था, इसीलिए ऑटो वाला चकरा गया। चकरा जाना यानी चकित हो जाना। चकरा जाना यानी चकित हो जाना। कुछ सोचने के बाद ऑटो वाले ने सम्मति दे दी, क्योंकि उसने सोचा कि इसमें बुराई क्या है। लड़की परिचित भी है, सुंदर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह संकट में है। उसे उसके साथ विवाह करके उसे बचाना एक मानवीय कार्य है। उसने थानेदार से पूछा कि उसे भी तो पूछ लीजिए। थानेदार ने जब लड़की से पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन मोहन ने कहा, लेकिन क्या मोहन? थानेदार ने पूछा। तो मोहन ने बताया कि मेरी भाभी उसकी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी। बात तय हो चुकी थी। फिर मोहन ने बताया, मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन पर कोई संकट नहीं है, उसकी जिंदगी भी खतरे में नहीं है, लेकिन यह लड़की की जिंदगी खतरे में है। उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और अभी वह संकट में है। इसे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह थी कि विवाह एकदम तो नहीं हो जाएगा। यानी उसने बताया कि अब यह समस्या थी कि विवाह तुरंत तो नहीं हो जाएगा। अगर लड़की घर जाएगी तो उसे फिर से बेच देने का संकट था। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो बोले, कुछ दिन तक इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। समस्या यह थी कि विवाह एकदम न हो जाएगा। अगर लड़की घर जाएगी तो उसे बेच देने का संकट था। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने थानेदार को बताया। तो थानेदार ने कहा कि मैं उसके माता पिता के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ और 15 दिन के लिए उस लड़की को नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। 15 दिन के बाद उसी थानेदार ने मेरी और उनकी शादी मंदिर में करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, थानेदार कवि भी है। कवि शब्द कर्तृवाचक संज्ञा, कविता रचने वाला, काव्य रचने वाला कवि।
इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। यह विधान भाववाचक संज्ञा के लिए संवेदना भाववाचक संज्ञा है। तो मोहन की बात सुनकर लेखक ने कहा कि मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ। मोहन ने बताया कि आप सही कह रहे हैं बाबूजी। थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है। इसकी कविताओं में संवेदना भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई ही पड़ जाता है। हाँ, तब मसीहा शब्द, मसीहा यानी देवदूत, लेखक ऑटो वाले मोहन को बताता है कि हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।